नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले 7 और प्रमुख योगों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 7 योगों के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम आगे के जो 7 योग है उनके बारे में हम समझेंगे। जिस प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रहों के मेल से अनेक प्रकार के योगों की रचना होती है, उसी प्रकार से हाथ की रेखाओं के द्वारा अनेक योग बनते हैं। जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं वही हाथ की रेखाओं के द्वारा हस्तरेखा में योग बनते हैं। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ टाइम का पता नहीं हो तो हम हस्तरेखा के द्वारा सभी योगों के बारे में और उसकी ग्रह स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अतः इसको आप सरल रूप से समझने का प्रयास करें ताकि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो और मेरा समझाना भी सार्थक हो। साथियों, अब हम हस्तरेखा में बनने वाले विभिन्न योगों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विदेश यात्रा योग के बारे में। सबसे पहले तो इसमें हम मुख्य रेखाओं को बना लेते हैं। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा और ये होती है हृदय रेखा। अब हम कैसे जानेंगे कि हाथ में विदेश यात्रा योग बना हुआ है? ये होता है व्यक्ति का ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं चंद्र क्षेत्र, और ये उठा हुआ स्थान होता है इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो चंद्र पर्वत है ये उठा हुआ हो, ऊपर निकला हुआ हो ये स्थान, और यहाँ से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत की तरफ जा रही हो, चाहे वो बुध पर्वत तक ना पहुँचे, यदि बुध पर्वत की तरफ जा भी रही हो तो ये योग बनता है उस व्यक्ति के हाथ में। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश यात्रा करता है और विदेशों के द्वारा ऐसा व्यक्ति कमाई करता है। अब हम इन रेखाओं के द्वारा ये भी समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति विदेश क्यों जाएगा। इन रेखाओं के द्वारा इस बात का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि किसी हाथ में ये रेखा बनी हुई हो, चंद्र क्षेत्र से एक रेखा निकल रही हो और इसमें से एक रेखा निकल करके यदि शुद्ध रेखा, छोटी सी रेखा निकल कर यदि सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है। वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना यश पाने के लिए, मान सम्मान के लिए ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और उस व्यक्ति का विदेशों में भी सम्मान भी होता है। फिर हम दूसरी स्थिति की तरफ देखें तो यदि इस रेखा से कोई भी रेखा निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही हो, ये क्षेत्र शनि का है, इस शनि पर्वत की तरफ यदि कोई रेखा जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक कार्य के कारण से विदेश यात्रा करता है। फिर हम इस अगली स्थिति की तरफ देखें, यदि इस रेखा से कोई भी रेखा निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जा रही हो, यदि गुरु पर्वत की तरफ किसी व्यक्ति की रेखा जा रही हो इसे चंद्र रेखा के द्वारा, इस चंद्र रेखा से निकल करके, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश में जाएगा या फिर वो व्यक्ति कोई राजकीय कार्य के कारण से विदेश यात्रा करेगा। यदि ये बृहस्पति पर्वत की तरफ ये कोई भी रेखा निकल के जा रही हो तो इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब हम अगली स्थिति की तरफ देखें तो यदि इस रेखा से कोई भी रेखा निकल करके यदि मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही हो, मंगल की तरफ जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री या फौज में कोई उच्च अधिकारी होता है और उस सेना के परपद से या अपने शासकीय कार्य की वजह से ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। फिर हम अगली स्थिति की तरफ देखें, यदि इस रेखा से निकल करके कोई रेखा शुक्र की तरफ जा रही हो, शुक्र की तरफ जा रही हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति मनोरंजन के कारण से या फिर घूमने फिरने के चक्कर में विदेश की यात्रा करता है, ये हम समझ सकते हैं। फिर आगे की स्थिति को देखें, यदि इसमें से कोई रेखा निकलकर ऐसे नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश तो जाता है लेकिन कम समय के लिए विदेश जाता है और विदेशों में अपमानित होकर के अपने घर को वापस लौट जाता है ऐसा व्यक्ति जिसके ये नीचे की तरफ रेखा निकली हुई हो। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत के ऊपर भंवरेखा सा चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश यात्रा जरूर करता है। फिर अगली स्थिति की तरफ हम देखें
तो किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से ये बुद्ध मुद्रा बनी हुई हो, इसको बुद्ध मुद्रा बोलते हैं, और चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके बुद्ध पर्वत तक भी जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश की यात्रा करने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं बुध आदित्य योग के बारे में। एक नंबर विदेश यात्रा योग कंप्लीट हो गया। अब हम बुध आदित्य योग के बारे में बात करेंगे। बुध की जो अंगुली होती है, ये अंगुली होती है छोटी अंगुली, और ये क्षेत्र होता है बुध का। अब बुध आदित्य योग भी यहाँ से ही बनेगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये बुध पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों एक हो जाए, दोनों समान मात्रा में उठे हुए हो, और ऐसा महसूस ना हो कि कौन सा पर्वत कौन सा है, एक समान दिखे ये दोनों, ऐसी स्थिति यदि किसी के हाथ में होती है तो ये बुध आदित्य योग बनाने वाली होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में बुध आदित्य योग बनता है वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, और हर परिस्थिति के अनुसार उसमें ढलने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने कार्य को करने के कारण से प्रसिद्ध होता है, और वो जीवन में संपूर्ण सुखों को भोगने वाला होता है, और वो अपना जीवन जो होता है सुखमय व्यतीत करने वाला होता है, जिसके हाथ में ये बुध आदित्य योग बनता है। ये दोनों पर्वत समान हो, उभरे हुए हो, तो ये बुध आदित्य योग बनता है। अब हम तीसरे योग के बारे में बात करें तो ये बनता है गजपति योग। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 7 पर्वत माने गए हैं पूरे हाथ में, ये बृहस्पति का, ये शनि का, ये सूर्य का, ये बुध का, ये चंद्र का, शुक्र का, मंगल का, राहु का, ये केतु का, इस प्रकार से ये सभी ग्रहों के पर्वत होते हैं हाथ में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 3 पर्वत अत्यंत दबे हुए हो, इनमें से कोई भी 3 पर्वत मान लो एक खूब ज़्यादा मात्रा में दबे हुए हो या दिख ही नहीं रहे हो, समान हो, एकदम सपाट हो, और इनके ऊपर जो बनी हुई रेखाएं वह भी अदृश्य हो और छिन्न भिन्न बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये गजपति योग बनता है। कोई भी 3 पर्वत दबे हुए हो, उनके हाथ की जो रेखाएं वो दिख नहीं रही हो, या फिर छिन्न भिन्न अवस्था में हो, कटी फटी अवस्था में हो, और बाकी के जो पर्वत है सब उठे हुए अच्छी स्थिति में हो, तो ये गजपति योग बनता है। और जिस हाथ में ये गजपति योग बनता है वह व्यक्ति परिश्रमी होता है, हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला होता है, जीवन में कुछ कर दिखाने की चाहत उस व्यक्ति के अंदर होती है, और जीवन के 32 वर्ष के बाद में उसका भाग्योदय होता है, और वो जीवन पर्यंत सभी दृष्टियों से पूरा सुख भोगने वाला होता है। अब हम बात करेंगे चौथे योग महेंद्र योग के बारे में। यदि दोनों हाथ जो व्यक्ति के है उसमें ये जो भाग्य रेखाएं होती है वह मणिबद्ध से निकली हुई हो, दोनों हाथों में लेफ्ट और राइट में समान रूप से निकली हुई हो, और ये जो चंद्र पर्वत है ये काफी उठा हुआ हो, ऊपर निकला हुआ हो, ऐसा योग यदि किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो उस योग को महेंद्र योग बोलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में ये महेंद्र योग बनता है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है, राजा के समान जीवन जीने वाला होता है, और उसके जीवन काल में ही वो अपनी समस्त जो होती है इच्छाएं उनकी वो पूर्ति करता है। साथ में यदि मणिबद्ध से सूर्य रेखा निकली हुई हो और वो सूर्य पर्वत पे भी जा रही हो तो ये भी महेंद्र योग ही बनता है, और इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, जीवन का समस्त सुख ऐसा व्यक्ति भोगने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत बलवान हो, उठा हुआ हो, और यहाँ पर एक स्वस्तिक सांठे का सा चिन्ह बना हुआ हो तो भी वो महेंद्र योग ही बनेगा, और उस व्यक्ति को महेंद्र योग से संबंधित जितने भी लाभ हैं सब मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले योग के बारे में, जो है राज राजेश्वर योग। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो सूर्य पर्वत होता है ये बहुत ही उभरा हुआ हो, विकसित हो, और सूर्य रेखा जो होती है वो हथेली के मध्य भाग तक ऐसे आई हुई हो, चाहे वो सीधी आ जाए या टेढ़ी कैसी भी है, हथेली के मध्य भाग तक यह पहुंच जाए, और यहाँ से पहुंचने के बाद में वो घूमकर शुक्र पर्वत की तरफ जा रही हो, इस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में रेखा बनती है तो वो राज राजेश्वर योग वाली रेखा बोली जाती है। ये रेखा वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बीच में कटी फटी नहीं होनी चाहिए, नहीं इस योग का फायदा कम मिलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होती है
उस राजराजेश्वर योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहता है, सफल रहता है, धनवान होता है और विभिन्न ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यदि हाथ की जो हथेली हो लंबी हो, किसी व्यक्ति की अंगुलियों से लंबी हथेली हो, और यदि ये अनामिका अंगुली और ये कनिष्ठिका अंगुली समान हो, यदि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो भी वो योग राजराजेश्वर योग ही बनता है। चाहे ऐसी स्थिति ना हो हाथ में, ये सूर्य रेखा वाली स्थिति ना होकर के यदि हथेली चौड़ी हो, लंबी हो, बड़ी हो, और ये दोनों अंगुलियां अनामिका अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली समान हो, बरोबर हो, तो भी ये राजराजेश्वर योग ही बनता है और उस व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। अब हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। ये छठा योग है राजयोग। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो 7 ग्रह हैं, ये सभी ग्रह अच्छी स्थिति में हो, और इनमें से यदि 7 ग्रह अच्छी स्थिति में ना होकर के यदि एक ग्रह भी बलवान हो कोई सा भी, और वो लालिमा लिए हुए पूरा हाथ हो, और जिस पर्वत उठा हुआ हो कोई सा भी पर्वत, उसमें स्पष्ट रेखाएं बनी हुई हो, कोई भी कटी पटी या बेकार रेखाएं ना बनी हुई हो, तो राजयोग व्यक्ति के हाथ में बनता है। चाहे हाथ की रेखाएं और बाकी की कैसी भी हो, लेकिन वो राजयोग की रचना कर देती है। करेंगे जिनके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो, ये सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में बनी हुई हो, साथ में ये जो गुरु पर्वत है ये भी उठा हुआ हो, श्रेष्ठ स्थिति में बना हुआ हो, ये गुरु का पर्वत उठा हुआ हो, तो भी व्यक्ति के हाथ में राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है और 42 साल की उम्र के बाद में इस व्यक्ति के सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति 42 साल की उम्र के बाद में सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये गुरु पर्वत श्रेष्ठ हो और अंगुलियां लंबी और पतली हो, तो भी व्यक्ति के हाथ में राजयोग प्रदान करने वाली होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका अंगुली जरूरत से ज़्यादा लंबी हो, यानी काफ़ी लंबी मात्रा में हो, कई हाथों में ऐसी देखी है मैंने, होती है, तो भी व्यक्ति को राजयोग का सुख प्रदान करने वाली होती है। केवल एक कनिष्ठ अंगुली भी व्यक्ति को राजयोग दिलाने में समर्थ होती है। यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार से स्वास्थ्य का चिन्ह बना हुआ हो, तो भी व्यक्ति को राजयोग देने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति का गुरु पर्वत बड़ा हो लेकिन हथेली से बाहर निकला हुआ नहीं हो, तो भी व्यक्ति को ये राजयोग देने वाला होता है। किसी व्यक्ति के हाथ में यदि मणिबद्ध से ये रेखा निकलती है, भाग्य रेखा, ये रेखा भी व्यक्ति को राजयोग देती है। अकेली रेखा ही व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाली होती है। अब हम बात करेंगे अगले योग के बारे में, वो है दिव्य योग। ये अंतिम योग है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ में गुरु रेखा शुक्र पर्वत पे चली जाए, इस प्रकार से ये गुरु की कोई भी रेखा किसी भी स्थिति में निकल करके, यहाँ से चाहे ये घूम के चली जाए, कैसे भी निकल जाए, ये शुक्र पर्वत पर यदि रेखा पहुंच रही है, तो इस प्रकार का जो योग होता है उस योग को दिव्य योग बोलते हैं। दिव्य योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है वो जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो सब कुछ प्राप्त होता है वो परिश्रम के द्वारा प्राप्त होता है। उसको ऐसे कुछ भी नहीं मिलता, वो जितना परिश्रम करेगा उतना ही वो प्राप्ति करेगा। समाज में उस व्यक्ति का सम्मान होता है। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। लेकिन इस समुद्री शास्त्र में अनेक विद्वानों ने अनेक मत भी दिए हैं इस दिव्य योग के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाती हो, तो भी दिव्य योग की रचना ही होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा का जो पर्वत है वो अत्यंत पुष्ट हो, बलवान हो, और उसका संबंध भाग्य रेखा से हो जाए, ये पुष्ट हो, ये भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत के पास से निकली हुई हो, यहाँ से ऐसे निकल के गई हुई हो, तो भी व्यक्ति के हाथ में यह दिव्य योग की रचना करने वाली होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा और ये चंद्र रेखा दोनों परस्पर मिल जाए किसी भी स्थिति में, तो भी इस दिव्य योग की रचना होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोहरी जो मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा होती है, ये दोहरी हृदय रेखा भी व्यक्ति के हाथ में दिव्य योग की रचना
करती है। जिसके हाथ में योग बनता है वो व्यक्ति परिश्रमी होता है और अपने परिश्रम के द्वारा जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। साथियों, ये मैंने हाथ में बनने वाले 7 योगों के बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में हम अन्य योगों के बारे में और अन्य चिन्हों और ग्रह स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।